में क्या क्या होता है। अब इसमें मेरिट्स और डीमेरिट्स और देख लेते हैं, है ना। देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की मेरिट ये है कि एक तो ये टीचर सेंट्रिक नहीं होती, लर्नर सेंट्रिक होती है। जो सीखने वाला है वो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन में होता है, एक्टिव रोल में होता है, तो लर्नर सेंटर्ड होती है। तो आप इसमें पहला लिखना और नेक्स्ट पॉइंट से लिखना अगले पॉइंट से। देखो, डिस्कशन और इंटरेक्शन, डिस्कोर्स, डिस्कशन, इंटरेक्शन, ये मेन रोल प्ले करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। क्योंकि डिस्कशन और डिस्कोर्स ये दोनों चीजें ही विद्यार्थी और टीचर के रूप में, विद्यार्थी और टीचर के बीच में देखने को मिलते हैं बड़े लेवल पर। इसलिए विद्यार्थी सीखता भी डिस्कोर्स के माध्यम से ही है। टीचर उस डिस्कोर्स, विद्यार्थी प्रॉब्लम लेके आएगा, टीचर डिस्कोर्स को इनिशिएट करेगा। इसलिए विद्यार्थी जनरली प्रॉब्लम, वो इसीलिए सेंट्रिक भी होते हैं इसके, क्योंकि प्रॉब्लम रेज करने का काम उन्हीं का होता है। तो अगले पॉइंट से अब नेक्स्ट पॉइंट से लिखना। अब जब लर्नर सेंट्रिक है, डिस्कोर्स सेंट्रिक है, डिस्कोर्स या डिस्कशन, तो फिर ये हाईली थॉटफुल भी होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कुछ भी कह दिया गया, कोई भी डिस्कशन में कोई भी चीज शामिल कर ली गई। क्योंकि दोनों लोग ही मैच्योर होते हैं, तो दोनों लोग जब मैच्योर हैं तो वो बातें मैच्योरिटी के लेवल पर ही होंगी, है ना। तो फिर इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग है वो, टीचिंग या लर्निंग दोनों ही हाईली थॉटफुल होगी। तो जबकि मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर ये जरूरी नहीं था कि बहुत ज्यादा थॉटफुल हुआ जाए। मेमोरी लेवल पर तो बिल्कुल था ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर था भी तो उतना नहीं, सामान्य ही थॉटफुल होना। लेकिन यहाँ जो डिस्कोर्स होता है वो हाईली थॉटफुल होता है। ठीक है। तो अब आप इसमें नेक्स्ट लिखना, और ये लास्ट है। क्योंकि इसमें डिस्कोर्स शामिल होता है, डिस्कशन शामिल होता है, तो फिर ये हाईली, जो हाई क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उनके लिए ये सबसे सही विधि है। अब इसकी डिमेरिट्स क्या क्या हैं। तो एक डिमेरिट तो ये है कि जो ये शिक्षण की जो ये व्यवस्था है, ये केवल उन लोगों के लिए है जो मेंटली मैच्योर्ड हैं। लेकिन जो अनमेच्योर है उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। छोटे बच्चों को इसके अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट लिखना। देखो, चूंकि डिस्कशन और डिस्कोर्स के ऊपर ये पूरा शामिल है, तो फिर ये ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान्ड भी नहीं होता। आज कक्षा में क्या डिस्कशन होना है, ये कोई प्री प्लानिंग इसकी नहीं होगी। स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी जो क्वेरीज हैं उनको रेज करते हैं, और उन्हीं के ऊपर डिस्कोर्स होता है। तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता और प्री प्लान नहीं होता, क्योंकि डिस्कोर्स तो किसी भी दिशा में जा सकता है अगर वो हेल्दी है तो फिर ये बंधा हुआ नहीं होता। ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज भी नहीं प्राप्त करते, वो अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर नॉलेज जो है वो प्राप्त करते हैं। असंगठित लेवल पर कहीं से भी कुछ भी शुरू होगा और उसी के बारे में सीखना शुरू कर देंगे। ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर होती है। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। ये क्लियर। जो आदमी 10वीं पास करके आया, 12वीं पास करके आया, अब उसका जीवन जो है वो लगभग 18-19 साल का, 20 साल का वो हो गया है, यानी वयस्क है। तो अगर वो वयस्क है, एडल्ट है, तो हाउ कुड इट पॉसिबल दैट स्टूडेंट इज नॉट मैच्योर, है ना। देखो, जो बच्चे, ये तो मान के ही चल सकते हैं ना, अगर ऐसा है मान लो, तो जिस सिस्टम के थ्रू वो ग्रेजुएशन में आया है, इसका मतलब वो सिस्टम जो है वो ही खराब है। सिस्टम, उस सिस्टम में कहीं फ्लॉ है। बाकी लोग बताओ, क्या ये सिस्टम का फ्लॉ नहीं होगा। मान लो कोई इमेच्योर पर्सन
अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गया है तो इट मीन्स दैट सिस्टम इज नॉट सुटेबल, सिस्टम इज नॉट करेक्ट। सिस्टम की का जो मूल्यांकन था, इवेल्युएशन थी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाई। इसलिए वो, क्योंकि शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो परिपक्व है, 20-21 साल का वैसा तो है नहीं कि वो बच्चा है, एडल्टहुड आ गई है, वो परिपक्व है, यानी सही और गलत के बीच में फर्क कर सकता है बड़ा साफ तौर पर, है ना। और मोरालिटी को समझ सकता है, मोरालिटी के आधार पर, नैतिकता के आधार पर वो सही और गलत के बीच में फर्क करता है। कोई भी व्यक्ति नैतिक मूल्यों के आधार पर ही फर्क, गलत सही और के बीच में गलत करता है। अब मान लो अगर किसी के नैतिक मूल्य ही बहुत कमजोर हैं, तो फिर उसको सही और गलत के बीच में फर्क करने में तो बहुत ही परेशानी होने वाली है, ये तय है। इसीलिए समाज इथोस और एथिक्स का निर्माण करता है, जिससे लोगों को सही और गलत के बीच में गलत फर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सोसाइटी ने इथोस और एथिक्स बनाए, कुछ मोड्स बनाए। अब हमने ये मान लिया कि मान लो बच्चे को ये सिखाया नहीं गया कि व्हाट इज एथिक्स और व्हाट इज इथोस, या व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, एंड हाउ टू बी मैनेज, या हाउ टू बी लर्न अबाउट दीज वैल्यूज। तो ये प्रॉब्लम तो सोसाइटी की है, ये प्रॉब्लम उस प्रॉपर प्रोसेस की है जिस प्रोसेस के थ्रू वो आया, न कि ये उसकी है। ये बड़ा क्लियर है। तो फिर इसका मतलब पूरी तरीके से ये हुआ कि कोई व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन में है, आपसे कई बार किसी ने पूछा होगा कि ओ आप ग्रेजुएट हैं, इसीलिए कुछ ऐसी नौकरियां या कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहां फिक्स किया जाता है, जहां लोग थोड़ा आगे के लेवल पर काम करते हैं, तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन होता है, ग्रेजुएट ही होता है वो। क्योंकि एक ग्रेजुएट को ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो न केवल शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बल्कि अपने थॉट के लेवल पर भी, अपने चिंतन के लेवल पर भी परिपक्व है। और तुम ये कह रही हो कि वो इमेच्योर है, ऐसा हो सकता है कि वो इमेच्योर हो, मैं ये मानता हूं कि वो हो सकता है ऐसा इमेच्योर हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माना तो जा ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। पर अगर वो इमेच्योर है और ग्रेजुएशन के या हायर लेवल, हायर क्लासेस में वो आ गया है, तो इसका मतलब सिस्टम का फ्लॉ है, ये टीचिंग का फ्लॉ नहीं है, रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग का फ्लॉ नहीं है ये। ठीक है, ये सिस्टम का फ्लॉ है उसका। सिस्टम एक्स्ट्रा सपोर्टिव रहा होगा उसके लिए, सिस्टम ने उसे प्रमोट करने की कोशिश की होगी, या सिस्टम बाईपास किया गया होगा, अदरवाइज तो वो आगे नहीं आता, पीछे ही होता। दीज आर द बेसिक कंडीशंस, या दीज आर द फ्लोज ऑफ द सिस्टम्स। मान लो मैं सही और गलत के बीच में फर्क नहीं कर पाता, मेरा चिंतन का स्तर यही है कि मेरे लिए जो गलत चीजें हैं वो भी सही लगती हैं मुझे, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ फ्लॉ इन माई वैल्यूज। क्योंकि जो चीज समाज के लिए गलत है और वो मेरे लिए सही है, जैसे आ, मान लो चोरी करना समाज के लिए गलत है, सभी समाजों में चोरी करना गलत है, लेकिन एक चोर के लिए वो सही हो सकता है। कई ऐसी समाज हैं भारत में, या कई ऐसे समूह हैं जो चोरी करने को सही मानते हैं, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी का काम है। बंजारा समूह ऐसा ही है, या सिकलीगर समूह ऐसा ही है ना। वो लोग, उनके लिए ये सब करना एक प्रॉपर काम है। तो कहने का मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग समाज में एसिमिलेट नहीं हो पाए, सोसाइटी उनको अपने में एसिमिलेट नहीं कर पा रही है। देयर इज द बेसिक प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम इज इन द मैकेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर सोसाइटी, मैकेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। यहां लेकिन चिंतन के लेवल पर या टीचिंग के लेवल पर यहां कोई कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट से
अगले पॉइंट से। देखो, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। अब यहां बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी बोर्ड चार्ट और ये सब नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो हो चुका अब 11वीं 12वीं या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में कि बोर्ड चाहिए, चार्ट चाहिए। यहां थोड़ा अलग लेवल पे की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इसमें एक होता है डिपेंडेंट लेवल ऑफ, डिपेंडेंट वेरिएबल इसको हम लोग कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जिसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें सीधा सा स्टूडेंट, क्योंकि पूरे का पूरा थॉट प्रोसेस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का उसी के ऊपर निर्भर करेगा। वो कितना डिस्कोर्स को या डिस्कशन को या इंटरेक्शन को या अपने थॉट्स को वो कितना डाइवर्सिफाई कर सकता है, कितना एलाबोरेट कर सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट। इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में जो डिपेंडेंट है दैट इज लर्नर, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी के प्रयासों से, स्टूडेंट के प्रयासों से ही वो सीख सकता है, आगे जितना चाहे उतना सीख सकता है। और यही इसमें फंडामेंटल रोल भी प्ले करता है। टीचर फंडामेंटल रोल प्ले नहीं करेगा। मान लो जैसे एग्जांपल, आप रिसर्च करते हो, आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, आप रिसर्च करते हो, जेआरएफ हो जाता है, तो फिर आपको एक गाइड की जरूरत होती है। उस गाइड को टीचर क्यों नहीं कहते? उस गाइड को गाइड क्यों कहते हैं? उसको टीचर इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो आपको पढ़ाएगा नहीं, वो आपको सिखाएगा नहीं, जस्ट आपकी हेल्प करेगा। इसलिए वो, उसका जो भूमिका है वो गौण है उस रिसर्च में, आपकी प्राइम होगी। यही है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। आप जितना सोच पाओगे, आप जितना समझ पाओगे, जितनी चीजों के बारे में एनालिसिस कर पाओगे, वो उतना ही है बस, है ना, आप तक ही निर्भर है। तो आप इसकी भूमिका निभाता है। गाइड उसे बताएगा कि आप ये कर लो, करेगा वही। गाइड केवल उसे सलाह दे सकता है। इसलिए दो लोग होते हैं रिसर्च में, एक वो जो, एक वो प्रोफेसर जिसके अंडर में आप रिसर्च करोगे, जिसको आप थीसिस अपनी सबमिट करोगे, और एक वो जो आपको गाइड कर रहा होगा उस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक के बारे में। दो लोग होते हैं जहां तक मैंने देखा है। तो हालांकि मैंने तो की नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि दो लोग होते हैं। तो इसलिए भूमिका इंपॉर्टेंट किसकी है? तो लर्नर की है। अब नेक्स्ट लिखिए, इस पॉइंट से लिखना है इसमें, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, है ना, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। मतलब इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का मतलब है कि जहां पर ये चर आवश्यक ही होंगे, इनकी आवश्यकता ही होगी, यानी ये इसमें वो चर होंगे, वो वेरिएबल्स को इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हम लोग रखेंगे जिसमें मेरिट और डिमेरिट दोनों शामिल हों, सॉरी, जिसमें स्टूडेंट और जो टीचर है वो दोनों शामिल हों। इनको हम लोग इंटरवीनिंग वेरिएबल्स के रूप में रखेंगे। तो अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है यहां पर टीचिंग की, वो कुछ ये होंगी। जैसे एक तो इसमें टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो मजबूत होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट के बीच में कांटेक्ट जितना मजबूत है, संपर्क जितना मजबूत है, उतना ही डायलॉग ज्यादा समृद्ध हो सकता है, और उतना ही जो स्टूडेंट है वो ज्यादा सीख सकता है। नेक्स्ट है अगले लेवल पर, ये हमारा मतलब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें कुछ, ये हमारे तीनों लेवल कंप्लीट हो गए टीचिंग के।
ये हमारी इस यूनिट का मतलब ये मान लो कि ये यूनिट लगभग आधी कंप्लीट हो गई। जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आधा पार्ट लगभग कंप्लीट हो गया, आधा बचा है। लर्नर्स के लेवल पर चीजें बची हैं, टीचिंग के लेवल पर लगभग कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें लेकिन हम लोग एक और चीज देख लेते हैं कि टीचिंग की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप उनको एक बार देख लेते हैं, टीचिंग की कुछ बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचिंग। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचिंग, शिक्षण की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं। इसमें पहला लिखना, देखो इसमें सबसे पहला लिखना, देखो टीचिंग में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तीन चीजें मौलिक रूप से, एक टीचर, एक लर्नर और एक दूसरा टीचिंग एनवायरनमेंट, है ना। ये तीन चीजें शामिल होंगी। इसमें टीचर की भूमिका और लर्नर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, दोनों की। बाद में एनवायरनमेंट भी हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग रखना चाहें तो उसे हम लोग तीसरे लेवल पे रख सकते हैं। सबसे पहले लेवल पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है दैट इज ऑफ टीचर, क्योंकि वही नॉलेज का क्रिएटर है, ट्रांसमीटर है, वैल्यूज और इथोस को आगे लेकर जाने वाला है, अगली या अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट करने वाला है। तो इसलिए उसकी भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक टीचर कई जनरेशन को पढ़ाता है, सिखाता है, तो अगर वो फुल ऑफ वैल्यूज या उसमें वैल्यूज अगर नहीं है, अगर उसमें मूल्य नहीं है, मूल्यों की कमी है, ईथोस की कमी है ना, तो फिर मामला अटकेगा। यहां कहेंगे फिर हम कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आप इस, ठीक है, नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। अब टीचर के इस सिखाने का सबसे पहला फर्क क्या पड़ेगा। देखो ये कैसा पता चले कि टीचर ठीक सिखा रहा है या टीचर ठीक है। इसका एक बड़ा सिंपल सा पैमाना है। अगर लर्नर के एटीट्यूड में, बिहेवियर में, थिंकिंग में, प्रेजेंटेशन में, कैरेक्टर में, है ना, इन सब में अगर चेंज आना शुरू हो जाए, पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाए, तो समझ लो कि टीचर का काम ठीक है। और अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा हो तो फिर मान लो कि टीचर का मामला बेकार है, फेल है, असफल है। इसलिए अब ये होगा कब, है ना, ये दो लेवल पर होगा। अगर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं, अगर टीचर की कन्वेइंग स्किल्स ठीक हैं, और वो बच्चों को मोटिवेशन और बाकी चीजों के थ्रू आगे बढ़ाने को लेकर पूरी तरीके से समर्पित है, तो फिर धीरे धीरे जो नॉलेज है वो उनमें ट्रांसमिट होती चली जाएगी और फाइनली उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में बदलाव आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, है ना, कह सकते हैं इसको भी, ये सब इंपॉर्टेंट, और मोटिवेशन भी, प्रेरणा शक्ति भी, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शिक्षण में या सीखने में। ठीक है, अब मान लो स्टूडेंट का व्यवहार ना बदले तो कहेंगे कि वो टीचर ठीक है, उसकी टीचिंग उसकी ठीक हो रही है। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे, और किस तरीके से उनके कोई व्यवहार में देखा आपने बदलाव बच्चों के आते हुए। मैं देखता हूं कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आता तो जरूर है, लेकिन बहुत कम बच्चों के। और शायद उसका रीजन ये भी है कि
ये जो टीचिंग की प्रोसेस है, ये लोगों को लगता है कि केवल स्कूल में ही होती है। टीचिंग केवल स्कूल में होती है, लोग ये समझते हैं, जबकि टीचिंग स्कूल से ज्यादा घर पर होती है। और अगर घर का माहौल गड़बड़ है मामला, तो फिर बच्चा कुछ बहुत ज्यादा सीखेगा नहीं। फिर टीचर उसको जो सिखाए वो चीजें अपने हिसाब से ही लेगा, है ना, क्योंकि जितना गहरा बर्तन होगा उतना ही उसमें पानी आ सकता है। अगर साफ पानी डालोगे तो साफ आएगा, और अगर गदला पानी डालेंगे तो गदला आएगा। इसीलिए जो, अब पानी साफ या गदला, इसका मतलब ये है कि जो समाज और उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वो उसे क्या और कौन कौन सी चीजें दे रहा है, उससे वो क्या और कौन कौन सी चीजें सीख रहा है। टीचर का काम केवल इतना है कि वो ये कर सकता है कि उसका जो बर्तन है जिसमें वो पानी आना है, उसको वो गहरा जरूर कर सकता है, लेकिन उसमें क्या आना है, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। इसीलिए टीचिंग का बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिल नहीं रहा आजकल बच्चों के ऊपर, क्योंकि 6 घंटे या 5 घंटे, 6 घंटे बच्चे स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, बाकी 17-18 घंटे वो समाज का हिस्सा होते हैं। और स्कूल कॉलेजेस भी समाज का ही एक हिस्सा है। और इस समय सोसाइटी में जो वैल्यूज हैं वो थोड़ी पीछे हैं, तथाकथित रूप से वो पीछे हो गई, क्योंकि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। चलिए, चलो नेक्स्ट लिखना द लर्नर, है ना, सीखने वाला। देखो, लर्नर की इसमें भूमिका सेकेंडरी है, द्वितीयक है। कैसे? एक तो वो डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है दूसरों के ऊपर, और इमेच्योर भी है, वो अभी सीखने की प्रक्रिया में भी है। अब ये तय करता है कि वो टीचर के साथ कितना कोऑपरेट करे, क्योंकि सिखाने का जो काम है वो टीचर का है और उसको सीखना है। तो फिर टीचर के साथ उसको कोऑपरेट करना मैक्सिमम लेवल पर तक जितना वो कर सकता है, ये आवश्यक है। इसलिए टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है, और फॉलो करने की जरूरत होती है लेटर इन स्पिरिट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम किसी से सीखने की का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि वो जो सिखा रहा है दैट इज राइट। अगर हम लोग ये मानना शुरू कर देंगे कि जो वो जो सिखा रहा है उसमें डाउट है, जैसे एग्जाम्पल, टीचर ने कहा 2 दूनी 4, लेकिन बच्चे को जो वो शुरुआती लेवल पर है उसे लगा कि ये ठीक नहीं है, उसे उसके ऊपर डाउट हुआ। 2 दूनी 4, नाउ स्टूडेंट इज इन डाउट। एक स्टूडेंट ये है, एक स्टूडेंट है जो ये कहता है कि टीचर ने कहा 2 दूनी 4, उसने कहा ओके, करेक्ट है। एक स्टूडेंट ये है कि जिसने कहा कि टीचर ने कहा 2 दूनी 4, उसने कहा ना, बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 दूनी 4 हो ही नहीं सकते। अब ये 3 तरीके के स्टूडेंट हैं, है ना। एक है जिसने कहा 2 दूनी 4 टीचर ने, उसने टीचर की बात को ओके कर दिया। एक है जिसने 2 दूनी 4 कहा टीचर ने, और वो डाउट में है अभी कि पता नहीं है भी या नहीं है। और एक तीसरा है जिसने मना कर दिया। कौन सीख सकता है इन तीनों में से? किसकी लर्निंग की क्षमता ठीक होगी? हाँ, जिसने ओके बोला, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जानने के लिए किसी चीज को याद रखना, मानना पड़ेगा। अगर आप मानते नहीं हो तो आप जानोगे भी नहीं, ये भी तय है।
लेकिन मानना पहली सीढ़ी है। इसलिए आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो टीचर सिखा रहा है दैट इज करेक्ट। आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई डाउट है और अगर आप टीचर के ऊपर डाउट कर रहे हो तो फिर इसका मतलब है आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे कभी भी। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नथिंग। ना वो सिखा पाएगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं सिखा पाएगा। उसने कहा दो दूनी चार, आपने कहा सर ये तो समझ में नहीं आई, बात इम्पॉसिबल सी लग रही है। अब वो ये समझेगा कि यार ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है। ये सीखेगा कैसे जब ये मानने को ही तैयार नहीं है, इसको इसमें भी डाउट है। और डाउट अगर कहीं पर हो बहुत ज्यादा तो फिर वहां सीखा नहीं जा सकता, है ना। तो एक बात हुई ये कि जो लर्नर है उसको डिवोटेड होना पड़ेगा टीचर के लिए, डिटरमाइंड होना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी वो सीख सकता है। क्लियर है? क्या इसको लिखवाने की जरूरत है या नहीं है? छोड़ दिया जाए। बाकी लोग बताओ, लिखवाऊं या छोड़ दूं? ठीक है। नेक्स्ट लिख देखो, इसमें एक है जो इंपॉर्टेंट है, तीसरा एनवायरमेंट। मैंने जैसा पहले कहा कि जो एनवायरमेंट है वो इंपॉर्टेंट, और भी मतलब एनवायरमेंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब एनवायरमेंट का मतलब यहां से ये नहीं है कि जिसमें बच्चा रह रहा है, मतलब एनवायरमेंट का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधे और ये। एनवायरमेंट माने सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, कल्चरल एनवायरमेंट, वो सब उसके सीखने की प्रक्रियाओं के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि सोसाइटी की यहीं से कंडीशनिंग की शुरुआत होती है। तो जो सोसाइटी जितनी ज्यादा परिपक्व होगी, मैच्योर होगी, उसमें कंडीशनिंग भी उतनी ही मैच्योर होगी बच्चे की। और कंडीशनिंग जितनी मैच्योर होगी वो उतनी आसानी से ठीक ठाक वैल्यूज को सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया में वो उतना ही आगे भी होगा। इसलिए आप देखो कि वेस्ट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से लर्निंग की तरफ ध्यान देता है। और वहां लोग ज्यादा इसलिए लर्न भी कर पाते हैं क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वहां लर्निंग का वो अलग है। इसलिए आप देखो कि रिसर्च पेपर्स और इन सब के मामले में जो पश्चिम के देश हैं, चाहे अमेरिका चाहे यूरोप के देश, वो सबसे आगे हैं। तो एनवायरनमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ इन तीनों में ही आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगी और बड़े लेवल पर दिखेंगी, है ना। चलो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट। अब इसमें यानी आधा हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें आधा बचता है ना, आधी